मुद्रा में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। गुरुवंदना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। संकल्प हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति अदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपने चेहरे पे रख के कोमलता के साथ आंखें खोल देंगे और इसका अनुभव पूरे चेहरे में लेंगे। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। पीडीएफ ओपन करेंगे सभी। पेज नंबर देखेंगे कौन सा है। नंबर पेज 23 नंबर का आखिरी परिच्छेद है बृहदान्त्र में। चलिए कोई भी एक लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो भी कंफर्ट हो। कोई भी एक लोग पढ़ेंगे। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है मैम, पढ़ती हूँ मैं। स्टार्ट कीजिए। बृहदान्त्र में बृहदान्त्र का कार्य केवल अवशोषण है। यह अंग विशेषतया जल का अवशोषण करता है। मलत्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है वह बृहदान्त्र के अंत और मलाशय में बन जाता है। 24 घंटे में बृहदान्त्र जल का अवशोषण कर लेता है। जल के अतिरिक्त वह थोड़े ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है, पर और किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं करता। इसके अतिरिक्त लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शरीर का त्याग बृहदान्त्र ही में करते हैं। यहाँ उनका उत्सर्ग होकर वे मल में मिल जाते हैं। जीवाणुओं की क्रिया से भी पाचन में सहायता मिलती है। शुद्रांत्र में वे प्रोटीन, वसा तथा स्टार्च आदि का भंजन करते हैं। बृहदान्त्र में वे सेलुलोज का भी, जिस पर किसी पाचक रस की क्रिया नहीं होती, भंजन कर डालते हैं। इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आदि गैसें उत्पन्न होती है तथा वसा के भंजन से वसाम्ल बनते हैं, जिनके कारण मल की क्रिया आम्लिक हो जाती है। आंत्रगति अथवा क्रमाकुंचन, यह गति सारे पाचन नाल में ग्रासनल से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है। अन्य आशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती है। आंत्रनाल में श्लेष्मल
स्तर के बाहर वृत्ताकार और उनके बाहर अनुदैर्ध्य पेशी सूत्रों के स्तर स्थित है। वृत्ताकार सूत्रों के संकोच से नाल की चौड़ाई संकुचित हो जाती है, अतएव संकोच से आगे के आहार का भाग पीछे को नहीं लौट सकता। तभी अनुदैर्ध्य सूत्र संकोच करके नाल के उस भाग की लंबाई कम कर देते हैं, अतएव आहार आगे को बढ़ जाता है। फिर आगे के भाग में इसी प्रकार की क्रिया से वह और आगे बढ़ता है, यही आंत्रगति कहलाती है। दूसरी खंडी भवन सेगमेंटेशन गति भी नाल की भित्ति में होती रहती है। ये गतियां आहार को आगे बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त भली प्रकार से कायम को मत सा देती है, जिससे पाचक रस और आहार के कणों का घनिष्ठ संपर्क हो जाता है। भिन्न भिन्न पाचक रसों की क्रिया का जो वर्णन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि प्रकृति ने ऐसा प्रबंध किया है कि आहार पदार्थों के सब अवयव जो जानतो शरीर में भी उपस्थित रहते हैं, व्यर्थ न जाने पाए। उनका जितना भी अधिक से अधिक हो सके शरीर में उपयोग हो, उनसे शरीर के टूटे फूटे भागों का निर्माण हो, नए ऊतक भी बने और काम करने की ऊर्जा उत्पन्न हो। आहार का यही प्रयोजन है और आहार के भिन्न अवयवों का उनके अत्यंत सूक्ष्म तत्वों में विभंजन कर देना, जिससे उनका अवशोषण हो जाए और शरीर की कोशिकाएं उनसे अपनी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर ले, यही पाचन का प्रयोजन है। वास्तव में जिसको साधारण बोलचाल में पाचन कहा जाता है, उसमें दो क्रियाओं का भाव छिपा रहता है, पाचन और अवशोषण। पाचन केवल आहार के अवयवों का अपने घटकों में टूट जाना है, जो पाचक रसों की क्रिया का फल होता है। उनका अवशोषण होकर रक्त में पहुंचना दूसरी क्रिया है, जो शुद्रांत के रसायनकोरों का विशेष कर्म है। मल और मल त्याग। आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है, वही मल होता है। अतएव मल में आहार का कुछ अपच्य भाग भी होता है तथा आंत्र की श्लेष मल कला के टुकड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यह हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक बार मल में कितने मामे 15 अरब है। 15 अरब जीवाणु शरीर से निकलते हैं। ये बृहदांत्र से ही आते हैं, वही जीवाणुओं का निवास स्थान है। इस कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। मलत्याग का एक प्रतिवर्त किया है, जिसका संपादन तांत्रिक मंडल में आत्मक विभाग द्वारा होता है। जब मलाशय में मल एकत्र होता है, तो नियत समय पर मलाशय की भित्तियों से मेरु रज्जु मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के पश्चिम श्रृंगों की कोशिकाओं में संवेग जाते हैं, जहां से वे पूर्व श्रृंगों की कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। वहां से नए संवेग प्रेरक तांत्रिक सूत्रों द्वारा मलाशय में पहुंचकर वहां की संवर्णी पेशियों का विस्तार कर देते हैं और मलाशय की भित्तियों की आंत्रगति बढ़ा देते हैं। इसी समय हमको मलत्याग की इच्छा होती है और हमारे बैठने पर तथा संवर्णी पेशियों के ढीली हो जाने पर मलत्याग हो जाता है। ऊपर की पेशियों के संकोच करने पर उदर के भीतर की दाब बढ़ने से भी मलत्याग में बहुत सहायता मिलती है। पाचन ग्रंथियां। प्रेमा जी एक मिनट, ये जो ऊपर लिखा था अभी जस्ट आपने पढ़ा, तांत्रिक सूत्रों द्वारा मलाशय में पहुंचकर वहां की संवर्णी पेशियों में विस्तार कर देते हैं। तो ये तांत्रिक सूत्र क्या है? सभी लोग जिसको भी समझ आ रहा है वो बोलेंगे। तांत्रिक सूत्र क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना मैम? नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो हमारी क्या है नफ्स है, ठीक है, जो हमारी इसमें से जुड़ी हुई हमारी नस नाड़ियां हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके थ्रू जो हमें मैसेज मिलता है। क्योंकि जब भी हमें यूरिन पास आउट करते हैं या हम जब स्टूल पास आउट करते हैं, तो सेंसेशन कहाँ मिलता है? सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम से सेंसेशन जाता है, ठीक है। तो ये तंत्रिका सूत्र, तांत्रिक सूत्र वही है, नहीं तांत्रिक दूसरे भी अर्थ में चला जाता है, ठीक। चलिए आगे पढ़ेंगे।
मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे कार्यालय में ना अभी लोकसभा में गए हुए हैं, इसलिए अभी है यहाँ फुर्सत। वो आ जाते हैं तो मैं बंद कर दूंगा। चुनाव की तैयारी होती है, देखिए आराम से सिनेरियो इस समय का 2024 इस बार गेम है, बिल्कुल एक ऐसा गेम है कि वो बस रिजल्ट आए तभी बोलेंगे, तब तक मौन ही रहना। ठीक ठीक, चलो। जी मैम, आगे बढ़ते हैं। पाचन ग्रंथियां। अच्छा, हम अब तक बृहदांत्र और क्षुद्रांत पढ़ रहे हैं ना। बृहदांत मतलब बड़ी आंत ना मैम, और क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत बड़ी आंत। और दूसरा एक चीज सब लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, चौड़ाई सॉरी लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत चौड़ाई में बड़ी है। छोटी आंत क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, कौन लंबाई में बड़ी होती है, कौन सी चौड़ाई में बड़ी होती है। तो छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत चौड़ाई में। बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है? जल का और ग्लूकोज। जल और ग्लूकोज का। ठीक। छोटी आंत किसका अवशोषण करती है? जो भी हम भोजन लेते हैं उसके सभी पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? छोटी आंत करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बचा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, पानी, टोटल सारे वहां हो गए। फिर उसके बाद जो जल का अवशोषण है वो, और जो ग्लूकोज बचता है जल में लिक्विड फॉर्म में, वो सब अवशोषित कहाँ किया जाता है? बड़ी आंत में किया जाता है। ठीक। और उसके बड़ी आंत में अवशोषण के बाद, एब्जॉर्बेशन के बाद, वाटर एब्जॉर्बेशन, ग्लूकोज एब्जॉर्बेशन के बाद, वहीं से वेस्ट मटेरियल कहाँ भेज दिया जाता है? रेक्टम में। ठीक। वेस्ट मटेरियल रेक्टम मलाशय में भेजा जाएगा। फिर मलाशय से 6 से 7 घंटे की गैपिंग के बाद वापस, जो हम लोग जिनका सुबह से शाम फ्रेश होने का टाइम है, और या फिर जो लोग डेली मॉर्निंग में ही फ्रेश होते हैं, तो वो फिर वहां से एनएस पार्ट से स्टूल पास आउट होता है। ठीक। अब आते हैं, पढ़ेंगे उमेश जी। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये है गाल में कर्णपूर्व निचले जबड़े में अधोजंब, जिसे अविचुबकीय, तथा जीवा के नीचे स्थित अधेजीवा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत, लीवर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1 से 2 से 1 से 5 1.2 से 1.5, 1.2 से 1.5 मतलब लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर के मध्य पट के नीचे, ठीक नीचे स्थित होता है। उदर के मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और उसकी 2 पालियां, लोब्स होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नालिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। चित्र द्वारा विजय मित्र 6 पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो कोड़ी अवरोधनी से नियंत्रित होती है। इस चित्र में दिखाया है पित्ताशय वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, यकृत वाहिनी या अग्नाशय वाहिनी, ग्रहणी, यकृत अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिया स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरफ कार्य करती है। उमेश जी रुकेंगे यहाँ पर। ठीक। हम बोल रहे हैं लीवर किस साइड है? दाहिनी साइड में। कितने लोगों का लीवर राइट साइड है और कितनों का लेफ्ट साइड है? लेफ्ट वाले पहले हैंड रेस करें। ये लेफ्ट साइड भी होता है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। लेफ्ट साइड कितने लोगों का लीवर है? जिनका लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड वाले रेस करें, ताकि फिर हम उनको ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है। और जिनका राइट साइड है वो राइट वाले रेस करें। अच्छा, सबका लीवर है कि नहीं पहले बता। मैम ये कैसे पता चलता लेफ्ट है क्या राइट है? ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने पूछा।
हमने कहा लीवर है सबका के लिए, जिनका नहीं है वो हैंड रेस करो तो उनका व्यवस्था करे कोई, ठीक है। सबके पास लीवर है, देखो लीवर कहाँ है, राइट साइड है, ठीक, दाहिने साइड। इसलिए हमने ये पूछा कि हम लोग इतने बड़े हो गए, इतने बार चेकअप हुए हो गए, कई बार कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के बड़ों के, कभी हम लोग ये भी ध्यान से नहीं देखते कि जिस पार्ट का बच्चों का चेकअप हुआ है या पड़ोसी का, घर में किसी का भी या खुद का, कि लीवर है किस साइड में, ठीक है। हमारा सेकंड ब्रेन कौन है, लीवर है। सेकंड ब्रेन बॉडी का लीवर को कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक। तो कहाँ होता है, राइट साइड होता है। और जो हमारा स्टमक है वो किस साइड होता है, पेट आमाशय किधर होता है, लेफ्ट साइड में। आमाशय लेफ्ट साइड होता है सभी का। पेनक्रियास कहाँ है, लेफ्ट या राइट, अमाशय के नीचे रहता मैडम, लेफ्ट साइड। आमाशय के नीचे है और राइट साइड की तरफ से लेफ्ट साइड पर है, मतलब उसको थोड़ा सेंटर में भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएगा लेकिन एकदम से लेफ्ट पूरा नहीं जाता, राइट से थोड़ा सा टच में लेफ्ट में है। गॉल ब्लैडर, अच्छा लीवर जो हमारा है, लीवर जो है हमारा वो क्या सीक्रेट करता है, हमारे वो जो भी डाइट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में क्या हेल्प करता है लीवर, हम लोग ने कल से पढ़ रहे हैं। गॉल ब्लैडर में लीवर क्या बनाता है, पित्त बनाता है, बाइल, बाइल कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में। पित्त जूस जो है, बाइल जूस है, वो कहाँ इकट्ठा होता है, बनाता कौन है, लीवर बनाता है। इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस है, इंसुलिन हार्मोन है, दोनों मिलकर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक। हमारे भोजन को पचाने में जूस और एंजाइम सहायता। लीवर में भोजन में 4 घंटे तक होता मैम, 4 घंटा बाद पचना चालू होता मैम। नहीं, लीवर नहीं, पहले जब हम भोजन लेते हैं तो हमने भोजन लिया, ठीक है। ये आवाज, हेलो, चलिए ठीक है। जो भी हम भोजन लेते हैं वो 4 से 5 घंटे हमारे आमाशय में रहता है। और एक आपका कंफ्यूजन सबका दूर कर दे, क्योंकि हम सब लोग बड़े हैं, कुछ चीजें में बड़ी सटीक समझ में आनी चाहिए। अक्सर करके हम लोग बोलते हैं ना, पेट भर गया है, ठीक है। हम लोग पेट को पूरा पाचन तंत्र को रिलेट कर देते हैं। पहली चीज, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पेट है ही नहीं। स्टमक की हिंदी क्या होती है, आमाशय होती है, ठीक। स्टमक की हिंदी क्या है, आमाशय है। और आमाशय क्या है, पाचन तंत्र का एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। जैसे हमारा लीवर ऑर्गन है, वैसे ही हमारा आमाशय ऑर्गन है। ऐसे गॉल ब्लैडर हो गया हमारा, ऐसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बस पेनक्रियास ग्लैंड है और इससे इंसुलिन हमारा हार्ट में निकलता है। तो क्या है कि हमारा जब भी पूछा जाए स्टमक क्या है, तो स्टमक क्या है, आमाशय है। अगर पेट कह भी रहे हैं तो ध्यान ये रखेंगे, पेट का मतलब पूरा पाचन तंत्र नहीं है, पेट पाचन तंत्र का एक अंग है, ठीक। बहुत बार कभी कभी समझदार लोग वाइवा लेते हैं तो ये आपको ऐसा लगता है बिल्कुल कॉमन सी चीज आप कह देते, पेट पूरा बता के पूरा सिस्टम को कोरिलेट कर देते हैं। पेट पूरा सिस्टम नहीं है, पेट पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक ऑर्गन, ठीक। और उसमें जब हम भोजन लेते हैं, जब भी आहार नाल से, इसोफेगस से जो भी हमारा भोजन जाता है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट स्टमक में जाएगा, आमाशय में। यहाँ 4 से 5 घंटे भोजन को किसमें बदलने में लगते हैं, चेंज करने में, प्रोटीन पेप्टोन में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट अपने इस फॉर्म में, जो हमारा फैट है वो अपने लाइपेज में, ऐसे करके सब अपने अपने फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जाकर, सारी सबकी एनर्जी अलग अलग निकाली जाती है। फिर क्या होता है कि भोजन को टुकड़े टुकड़े में, और जितने हमारा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड होता है, आपको इतना वैसे जरूरत नहीं है,
बस आपने क्वेश्चन किया, उस पर पॉइंट आउट किया हमने केवल। वो क्या है, वो यहाँ पर भोजन को पचाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे इसी जगह पर आकर जो पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस है, इंसुलिन हार्मोन है वो, और जो लीवर से हमारे पित्त निकलता है, तो लीवर बराबर पित्त निकालता है, तो पित्त इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और पित्त गॉल ब्लैडर में जो इकट्ठा होता है उसका काम क्या है, जब हमारे शरीर, जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करेंगे जो कि हमारे आमाशय में आएगा, तब वो जो इकट्ठा हुआ कलेक्ट फॉर्म में जो हमारा पित्त है, बाइल जूस है, वो और पेनक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर हमारे स्टमक में जो भोजन है, वहां हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो एसिड, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब सारी चीजें एक साथ भोजन को पचाने में हेल्प कर देती हैं, तो सब पोषक तत्वों से युक्त हो जाता है भोजन हमारा। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो सारे भोजन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। ठीक, सारे भोजन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। फिर क्या होता है, उसके बाद वो भोजन किसके पास भेज दिया जाता है, बड़ी आंत के पास। बड़ी आंत में क्या होता है, जितना पानी का, क्योंकि हम लोग पानी भी पीते हैं भोजन में, मान लो भोजन में पानी क्या है, जैसे हमने दाल ली है, ठीक है, सब्जी ली है जो ग्रेवी वाली है, तो दाल और सब्जी में क्या है, जो पानी है वो कौन अवशोषित करेगा, बड़ी आंत अवशोषित। दाल के जो कंटेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो किसने अवशोषित किए, एब्जॉर्ब किए, छोटी आंत ने। ठीक, जो बचा हुआ पानी था वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा बड़ी आंत एब्जॉर्ब करेगी। फिर उसमें जो हमने अगर कोई मीठी चीज ली है, कोई फ्रूट्स वगैरह लिए, तो उसमें ग्लूकोज है हमारा, तो ग्लूकोज और पानी, वाटर, दोनों को एब्जॉर्ब करती है बड़ी आंत हमारी। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, और एक चीज याद रखेंगे, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम भोजन को लेते हैं तो भोजन में क्या लेते हैं, भोजन को जब भी हम लेते हैं, भोजन से एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं, भोजन से एनर्जी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग हवन करते हैं, तो हवन में क्या, हवन की अग्नि और पेट की अग्नि को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कोरिलेट कैसे होते हैं। हवन जब करते हैं तो आप देखेंगे, अगर आपने 5 किलो हवन सामग्री रखी है अपने पास, 5 किलो का एवरेज दे रहे हैं, 5 किलो हवन सामग्री है, और सही अच्छी लकड़ी हो, जल रही हो घी के साथ, उसमें आप जब हवन सामग्री को डालेंगे तो आप देखेंगे केवल 250 ग्राम राख बनेगी। ठीक, और यदि वो लकड़ी जल ना रही हो अच्छे से, तो ये क्या होगा, हवन सामग्री की क्वांटिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये 250 ग्राम जो राख है, ये 1 kg भी हो सकती है, 2 kg भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये हवन की लकड़ी में जली नहीं है सही से। तो ऐसे ही हमारा जो भोजन है, जब हम भोजन लेते हैं, यदि पेट की अग्नि, जो जितने हमारे एसिड हैं, ये सब अग्नि तत्व के रूप में तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भोजन क्या है, बड़ी आंत में सड़ता है जाकर, क्योंकि पचता नहीं है। और जब इसमें सही तरीके से पेनक्रियाटिक जो जूस है, हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है, पित्त निकल रहा है गॉल ब्लैडर से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है जो आमाशय में, सब मिलकर ये क्या करते हैं, हमारे अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनके माध्यम से भोजन जब हम लेते हैं, मान लो हमने 250 ग्राम भोजन लिया, तो ये वेस्ट मटेरियल के रूप में कितना निकलेगा, जाके 50 ग्राम। ठीक, तो ये कब होगा, ये जब हमारे अग्नि तत्व बहुत बढ़ा हो। तो अग्नि तत्व बढ़ने का सबसे एक बेसिक कॉस्ट फैक्टर हो सकता है कि जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो, तब भोजन ग्रहण करें। सबसे सरल तरीका है अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखने का, कि जब आपको भूख इतनी तेज, कई बार आपने फील किया होगा ना, अब लगता है कि अब नहीं मिला तो चक्कर आ जाएगा। ठीक, चक्कर आता नहीं है, इस भूख में आप जो खाएंगे वो ऐसे स्वाहा हो जाएगा जैसे हवन की अग्नि में आहुतियां जाती हैं। तो ये क्या, मान लो हम कुछ चीजें हैं अच्छी ले, नहीं ले सकते, ये तो नेचुरल फॉर्म में है कि जब तेज भूख लगे तब भोजन ग्रहण करें। तो उस समय जो आप भोजन लेंगे, उसमें क्या होगा, अग्नि तत्व में आपको एनर्जी मिलेगी, कंज्यूम कर लेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है बाहर हो जाएगा। हवन में अग्नि तत्व कैसे कंज्यूम होता है हमारा, जैसे ही हम हवन सामग्री डालते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो वातावरण में आ जाती है।
ठीक। और फिर वो पूरी अग्नि में जलने के बाद उसकी क्वांटिटी जरा सी बचती है। तो सेम जैसे हम लोग हवन की अग्नि है हमारी, वैसे खुद के पेट की अग्नि है। हवन की अग्नि तेज जब आग होती है तब हवन सामग्री जलती है, वैसे ही जो हमारा दिन का टेम्परेचर होता है सुबह से शाम तक का, जब तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच का टाइम है तब तक हमारे पेट की अग्नि बढ़ी हुई होती है। इसीलिए बोलते हैं देर रात्रि भोजन ना करें, और करें तो बहुत लाइट भोजन करें। ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है मेरा? हमको लगता है थोड़ा तो समझ आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज रटी हुई विद्या किसी काम की नहीं, ये हम बार बार सजेस्ट करते। एक लाइन भी समझ में आ जाए, जीवन में उतर जाए। नहीं तो ऐसी लाइब्रेरी भरी हुई है, आपके पास टाइम भी नहीं, जब चाहो बैठ जाओ, देख के चले। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। जी मैम, एक संदेह था, जैसे वो चोलेसिस्टेक्टॉमी करते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे शरीरों में फिर वो पित्त कहाँ समावित होता होगा? इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या बोलते हैं उमेश जी, पहले तो लोगों को पता नहीं है, वो गॉल ब्लैडर रिमूव करा देते हैं। जो हमारा आयुर्वेद है और नेचुरोपैथी है, इसमें गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मली ठीक किया जा सकता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जब पित्त की पथरी होती है, पित्त में जो पथरी बनती है, स्टोन बनते हैं, इस समय क्योंकि एलोपैथी में तो एक चीज इतनी कॉमन हो गई है, या तो आप पूरे जीवन दवाएं खाएं या तो सर्जरी कराएं। ठीक, ये कॉमन फैक्टर है दोनों पर। तो यहाँ क्या है, देखो जिनको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, ठीक, आपके सामने हम खुद बैठे, हम जिस इन्वायरमेंट में मेरी पढ़ाई हुई थी पीएचडी की, वहां दो प्रॉब्लम जेन्युइन थी लोगों की। एक किडनी में स्टोन होना या गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, दूसरा फीमेल का जो ओवरीज में सिस्ट होना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम में था। क्यों था? क्योंकि वहां के पानी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा था, सॉरी आयरन बहुत ज्यादा था। आयरन जब बहुत ज्यादा हो जाए और कैल्शियम कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। बस ऐसे में तो हम और मेरी फ्रेंड बहुत सारे लोग थे, तो हम सब लोगों ने बस एक हम लोगों को रेमेडी बताई कि आप लोगों को भी सजेस्ट कर दें, अब जिनके गॉल ब्लैडर हो कभी रिमूव नहीं कराना पड़ेगा, बस उसके लिए बताते हैं क्या करना है। जिनको भी लिवर में प्रॉब्लम हो, कभी भी लिवर इवन आपका 50% डैमेज हो गया हो, तब उसके बाद की बात बता रहे हैं, और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, तो जो सेब होता है, एप्पल जिसे बोलते हैं, इसका अगर आपको 10 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, 15 दिन में, बस 10 और 15 दिन सफिशियंट है। आपको करना क्या है, मॉर्निंग टाइम में सेब का जूस कम से कम आप एक साथ ना ले पाए तो 300 ग्राम करके 2 से 3 बार लीजिए सुबह खाली पेट। ठीक, सेब का जूस लेंगे। उसके बाद क्या करना है, मतलब ये 10 दिन में जिनको ठीक करनी है उनके लिए ट्रीटमेंट है, 10 से 15 दिन के अंदर, फिर बाकी के लिए और भी है। उसके बाद कितने ml कितने ml लेना है? 1 लीटर जूस लेना है, आप उसको 2-3 बार में ले लीजिए सुबह। ठीक है, लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, दिन में आप जब भी खाएंगे सेब खाएंगे, पूरी थेरेपी करनी है सेब पर। ठीक, सेब लेंगे। उसके बाद क्या करना है, शाम को अगर आपका बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का, तो हम लोग शायद आप सब लोग जानते हो साबुत मूंग दाल बनती है। ठीक है, एक जिसमें छिलका होता है, टुकड़े में भी आती है मूंग, एक गोल बिल्कुल साबुत होती है, वो मूंग दाल बनती है। उसको आराम से अच्छी से बनाइए और खा लीजिए। ऐसे आप 10 दिन करिए। ठीक, आप 10 दिन करिए और सही ढंग से प्राणायाम करिए, जिसे हम चेन सिस्टम में बोलते हैं। ठीक, ये आप 10 से 15 दिन करिए, फिर आप चेकअप करा के आइए। फिर उसके अलावा भी ना हो तो फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। बस इतना एक सफिशिएंट डाइट है। और किसी का लीवर डैमेज हो, 50% डैमेज हो गया हो, जिनका वोमिटिंग रुक ना रही हो, पाचन तंत्र बिल्कुल डिस्टर्बिंग मोड में चला गया हो, उसको भी आप डेली सेब का जूस कम से कम 1 महीने दीजिए, उसका लीवर ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चों में इस समय 80% समस्या इंडिया में चल रही है लीवर की। ठीक है, क्यों चल रही है? क्योंकि आजकल हम लोग इतने अच्छे रिच और समझदार पेरेंट्स बन गए हैं कि लग रहा है कि क्योंकि हम लोग की रिचनेस किसमें आती है सामने, जो बच्चे कहें आराम से जंक फूड, पैकेट बंद सब दिलाओ उनको। तो हमको लग रहा है हम लोग स्टैंडर्ड इसी में तो मेंटेन कर रहे हैं।
ठीक है, हमें ये पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड मेंटेन किस पे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए बच्चों का 80% इंडिया में लिवर डैमेज हो रहा है, डाउन हो रहा है और डैमेज हो रहा है, दोनों चल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है, किसी का भी हो, बड़े छोटे किसी का भी हो, सेफ लिवर के लिए रामबाण औषधि में काम किया जाता है। दूसरी एक टॉनिक है इसकी, जो भूमि आंवला है, भूमि आंवला, कभी नाम तो सुना होगा, भूमि आंवला। ठीक है, भूमि आंवला को बॉयल कर दीजिए, वो पानी दे दीजिए या जूस बना दीजिए, बहुत कड़वा होता है, उसमें शहद वगैरह डाल दीजिए थोड़ी सी मात्रा में, वो लीवर की टॉनिक है। ये दोनों लीवर के टॉनिक में आते हैं। तो जिनको भी लगता हो कि अपना लीवर ठीक करना है, गॉल ब्लैडर नहीं रिमूव कराना है, तो वो ये करें। और जिनका रिमूव हो गया है उन्हें क्या करना है, वो सही ढंग से प्राणायाम करें। और जो गाय का घी है, फिर लिसन केयरफुली, गाय का घी और मस्टर्ड ऑयल, ठीक, गाय का घी और प्योर मस्टर्ड ऑयल, ये दो चीजों से बने हुए सामान खाते हैं तो उनको जो चिकने सामान है वो भी नुकसान नहीं करते। प्राणायाम करने से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर से पित्त नहीं भी निकल रहा है तो अदर जो सिस्टम है वो फंक्शन सही कर देते हैं। लेकिन जब वो गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो गया हो और प्राणायाम भी ना कर रहे हो, तो फिर आप देखिए कि हर थोड़े दिन बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वोमिटिंग, ऐसी कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दो में से एक चीज कर ले, जिनका निकल गया है तो इन चीजों को फॉलो कर ले, जिनका नहीं निकला है तो उन्हें निकलवाने की जरूरत नहीं है। और फिर एक बता दें, इसमें जब डालेंगे, इनका भी हमें नाम नहीं याद आ रहा है, कुनिका, बस एक्ट्रेस का नाम याद है अभी हमको, कुनिका ही है शायद। आप इसमें डालेंगे तो एक नाम आता है, आप बस इसमें ऐसे डालेंगे गॉल ब्लैडर एक्सपर्ट, उसमें डालेंगे एक एक्ट्रेसेस का कुछ एक एरिया है, उनका जो एक्सपर्ट है उनका नाम जस्ट अभी आपको याद नहीं है, वो इसकी थेरेपी बताते हैं पूरी। 3 दिन की भी थेरेपी है, 10 डेज की भी है और 15 दिन 15 डेज की भी है, 3, 10 और 15 डेज। गॉल ब्लैडर रिमूव कराने की कोई जरूरत नहीं है किसी का भी। ठीक, अब किसी का बहुत सीरियस हो गया हो तो वो उतना उसे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बाकी कहते हैं नॉर्मल 10 से लेकर 20 से तक भी जिनकी पथरी है, स्टोन है, उनका भी डिजॉल्व हो जाता। हम आपके सामने बैठे हैं, ठीक, हमने बस एक ही बार रिपोर्ट कराई, अपने आप से प्राणायाम किया, सेब का जूस लिया था, उसके बाद तुम्हारा सब नॉर्मल, ना मेरा सिस्ट का, सारी चीजें मेरी नॉर्मल चल रही। तो ये इसलिए हमने आपको बताया कि ये आप ऐसा ना सोचे कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं जिनके थेरेपी काउंसलिंग लेते हैं, तो लगभग सबका ठीक है, दिक्कत नहीं किसी की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम, प्रेमा, आपने वो गाजर और आंवला का जूस बोला था, तो आज मैंने थोड़ा लिया था वो एक ग्लास, तो थोड़ा सा हल्कापन लग रहा था मुझे सिर में, ऐसे क्यों? अच्छी चीजें लेंगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जरा सिर दर्द हो रहा था थोड़ा सा। नहीं, उसमें आपको ऐसा लगा होगा, और उससे सिर दर्द उसके कारण नहीं होता है। ठीक है, गाजर और आंवले का जूस एक ऐसा जूस है जो मरे हुए व्यक्ति को भी पिलाना शुरू कर दो, उसके अंदर भी जान आ जाएगी। मरे हुए व्यक्ति को, मतलब जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे उसकी बात कर रहे हैं, उनको भी आप पिला दो, और जिनको और ज्यादा दिक्कत हो उनको अश्वगंधा के टेबलेट डाल दो, इतना काम डालो, तो वो जहां है वहीं से रिकवर कर जाएंगे सारे, जो भी व्यक्ति। मैम आपने बोला कि जैसे गॉल ब्लैडर को लेके कि जूस पिए और जब टाइमलेस सेव खाए और साबुत वो मूंग दाल खाए, तो रोटी वगैरह भी उस बीच में खा सकते हैं, दाल चावल वगैरह, की सिर्फ यही चीजें ही खाना है? तो गॉल ब्लैडर ठीक करना है, रोटी तो खाकर गॉल ब्लैडर हो ही गया है, गॉल ब्लैडर ने स्टोन रोटी खाकर तो कर ही लिया है, अब ठीक करना है तो ना खाओ। ठीक है, तो मतलब इसलिए कि यही आहार पे रहना है? बिल्कुल नहीं है तो फिर आराम से जाइए, तो सर्जरी कराइए। सब ऑप्शन भगवान ने आपके हाथ में दे रखे, ठीक है। तो इसलिए आराम से जिसको जो ऑप्शन सूट करता हो, जिनको लगता हो डॉक्टर से संपर्क करना, ठीक है, वो डॉक्टर के पास आराम से जाइए। जिनको लगता है कि खुद से ठीक कर सकते हैं, उनके लिए भी नेचुरोपैथी में पहले ऐसा था कि बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं थी, इस समय हमने आपको बताया। इस समय नेचुरोपैथी एलोपैथी से भी फास्ट काम करती है, जो इस सिस्टम। बोलिए। ये मेरा बच्चा का ये नाक में एक शायद ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत होता है उसको, साइनस की दिक्कत है। बाइपर साइनस नहीं है, वहाँ पे एक
छोटा सा मांस का आया है, तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं उसको ऑपरेशन करने के लिए, तो मैं उसको प्राणायाम करा रहा हूँ, तो क्या करना है ठीक रहेगा? एक प्राणायाम कराइए, और एक आपको कितना बड़ा बच्चा है ये बताइए? 3 साल से ऊपर? इसको नहीं, हाँ 9 साल हो गया मैम। आप एक छोटा सा काम करिए, छोटा सा बस काम करिए, आसपास में कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर पे चले जाइए, कोई भी आसपास हो, केवल 1 हफ्ते के लिए जाइए, वो रबड़ नीति करा देंगे। चाहे जितना मांस बढ़ा हो, हमारे पास इतने स्टूडेंट नेचुरोपैथी हम लोग रहे हैं यूनिवर्सिटी में, 5 साल वर्क किया है, जिनकी एक बार ऑपरेशन के बाद दूसरी बार मांस बढ़ गया, दोनों साइड से हो गया। रबड़ नीति आप करिए, सब नॉर्मल, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। आप जाइए, बच्चे को वो करवा देंगे, फिर आप देख लेंगे, 4-5 बार करवा देंगे, फिर आप खुद ही इजी से कर लेंगे आगे बच्चे के साथ। ठीक, तो ये छोटा। और दूसरा क्या करना है, प्राणायाम करवाना है, और बस रबड़ नीति का, कोई और कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी नहीं। दूसरा क्या करना है, ये मौसम जो चल रहा है, ये सब होता कब है, जब हमारे बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। दूसरा, जब भी हमारे बॉडी को आयरन, कैल्शियम और फाइबर तीनों सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलते हैं, तब ये इम्बैलेंस किसी ना किसी रूप में, सिम्टम के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो खाने में डाइट ठीक रखेंगे। आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, आपको ये इतनी छोटी सी समस्या है, डॉक्टर के पास आपको कोई जाने की जरूरत, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब सर्जरी भी करा लेते हैं ना, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये हो कि सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आपको सही लगता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो नेचुरोपैथी का ये ट्रीटमेंट है, जो रबड़ नीति है, इसको करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोबारा होने के कोई चांस नहीं है। तो आप वो चले जाइए, और बस उसका एक सबसे अच्छा वन वे ट्रीटमेंट है। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जी मैम, जी मैम, धन्यवाद मैम। प्राकृतिक चिकित्सा आपने बड़े सरल शब्दों में और घरेलू उपायों के साथ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस आगे हम पढ़ रहे थे, जहाँ जरूरत पड़े वहां अपनाइए जरूर, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे हमने सही बताया भी था कि नहीं बताया था। ठीक, चलिए खाने पीने के नियम ही अगर पालन हो जाए तो शायद इन बीमारियों के नाम भी ना सुनने पड़े, कभी नहीं सुनने पड़ेंगे। वही डाइट को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद में औषधि कहा जाता है, आहार को औषधि कहा जाता है, और उसमें लिखा है जिस मनुष्य ने, व्यक्ति ने आहार को औषधि के फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया, डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, पढ़ेंगे। जी मैम। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्निशायी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन का स्राव होता है। 2 भोजन का पाचन। पाचन की प्रक्रिया एवं रसिक विधियों मुख गुहा के मुख्यतः मुख गुहा 2 कार्य है का चर्वण और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन की अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रासिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमांकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित कर पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन्स और एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुखगुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता, जिसका पीएच 6 से लेकर 8 से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम के संक्रमण को रोकता है। आमाशय की ग्लूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है।
यथा म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, दूसरी होती है पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है, तथा तीसरी होती है भित्तीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नईज कारक स्रावित करती है। नईज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आमाशय 4-5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय की पेशिया दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा पेप्टोइडों में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक संद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम, जिसका पीएच 1 से लेकर 8 तक तैयार करता है। नवजातों का जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों की अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस में टिरिप्सिनोजन, काइमोटिरिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा टेरिप्सिनोजन सक्रिय टेरिप्सिन में बदल जाता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक विलुरुबिन एवं विलिवक्रडन पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और परफॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंत्र श्लेष्मा उपकला में ग्लोबेट कोशिकाएं होती है, जो श्लेष्मा का स्राव करती है। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और ग्लोबेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र स्राव अथवा सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडेज, डायपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम पीएच जिनका 7 से 8 तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। आंत में पहुंचने वाले काइम के उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन, आंशिक अपघटित प्रोटीन, अग्नाशय रस के प्रोटीन, अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं, जिसमें प्रोटीन, पेप्टिडेज, पेप्टीन, कार्बोक्सी पेप्टेज और काइम में कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड पे जलापघटित होते हैं। इसमें पॉलीसैकेराइड स्टार्च जो है डाइसैकेराइड बनता है। वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में छूटते हैं। वसा पित्त की मतलब फैट एसिड की मदद से लाइपेजेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा डाइग्लिसराइड फिर मोनोग्लिसराइड बनाते हैं। अग्नाशयी रस के न्यूक्लियस न्यूक्लियर अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, फिर वो अग्नाशयी रस से वो पाचित होते हैं। आंत्र रस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं में अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं में बहुत समीप संपन्न होते, जिसमें इसमें दिखाया है इस चित्र में डाइपेप्टाइड जो डाइपेप्टिडेजेस की मदद से एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, माल्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रेज की सहायता से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड की मदद से न्यूक्लियोसाइड
और न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से आगे जाके शर्करा और क्षारक में डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेज की मदद से वसीय अम्ल और गैसेलर, मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होकर ये सारे घटक जो है अवशोषण के लिए तैयार हो जाते हैं। ऊपर वर्णित जैव वृहत अणुओं के प्राचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशिष्ट होते हैं। अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य एक कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण करना है। 2 श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जित पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की कोशिका की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करती है। 3 पाचित उत्पादों का अवशोषण। अब तक हमने पाचन प्रक्रिया देखी, अभी हम इसको यहाँ से रुकेंगे, इसको कल पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। आज आप लोग का एक छोटा सा काम है, जो हमारा पाचन तंत्र है इसकी मेन फंक्शनिंग क्या है। अभी तक हमने कई चीजें पढ़ी, ये नहीं सोचेंगे कि इसकी टू द पॉइंट कुछ लिखना है। जो आपको समझ में आया है कि मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, अगर आपको सामान्य शब्दों में व्यक्त करना हो तो कैसे बताएंगे उसे। इस भाषा में पाचन तंत्र को जरूर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र एक आवश्यक हिस्सा है। जब भी आप कोई कक्षा लेंगे, क्लास लेंगे, वहां पर इसको समझाना पड़ता है। अगर आपको ये पाचन तंत्र खुद समझ में नहीं आया तो आप कैसे बताएंगे कि किस योग का, प्राणायाम का, सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव कहाँ और कैसे पड़ता है, कैसे पाचन तंत्र के अंगों को एक्टिवेट किया जा सकता है। समझ आया सबको? क्यों हम लोग ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे जो यौगिक प्रैक्टिस है उसको कैसे हम को रिलेट करें, ठीक है। यौगिक प्रैक्टिस को को रिलेट करने के लिए ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। तो कम से कम बहुत सारी चीजें ना पता हो, लेकिन पाचन तंत्र का एक मोटा एक रफली आइडिया जरूर होना चाहिए। चलिए सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now love your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि।